नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं राज सर आपके बीच में फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो भूगोल का जो क्वेश्चन और आंसर का जो क्रम चल रहा है, उसी के क्रम में हम आज एक फिर आपसे बात करेंगे। बिल्कुल ध्यानपूर्वक आराम से आप लोग देखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप, संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी है। चार ऑप्शन: कवरत्ती, कवरत्ती, पोर्ट ब्लेयर, दमन और सिलवासा। ठीक है बच्चों, तो जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। एक आपको दिख रहा होगा पोर्ट ब्लेयर, तो पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी प्यारे बच्चों? अंडमान निकोबार आइलैंड जो है उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर थी। याद रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर थी, लेकिन अब क्या हो गया है? अंडमान निकोबार आइलैंड का जो राजधानी है अब हो गया श्री विजयपुरम। श्री विजय विजयपुरम। याद रखिएगा कि अंडमान निकोबार आइलैंड की राजधानी जो पहले पोर्ट ब्लेयर थी, अब उसे चेंज कर दिया गया है भारतीय सरकार द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। अब क्या बन गया है? बन गया है कि श्री विजयपुरम। ठीक है, श्री विजयपुरम। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद दादर एवं नागर हवेली, दादर एंड नागर हवेली व दमन और दीव का क्या हो गया है? सिलवासा। क्या हो गया है? दादर व नागर हवेली, दादरा व नागर हवेली, दमन व दीव का, इसकी राजधानी क्या हो गया प्यारे बच्चों? सिलवासा हो गया। क्या हो गया है? सिलवासा। ठीक है, ये सिलवासा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि महोगनी, रोजवुड तथा रबड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। क्या कह रहा है? महोगनी, रोजवुड और रबड़ के वृक्ष पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, पर्वतीय वन में, ज्वारी दलदली वन में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? महोगनी का, रोजवुड का और रबड़ का। ठीक है, इसका उत्तर यह हो गया बच्चों। ठीक है, ये कुछ और इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय पतझड़ कहने का क्या मतलब है कि जहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वहाँ के ऐसे पौधे जो जिन पतझड़, जैसे जो नाम से क्लियर है, पतझड़, जिनके पत्ते क्या हो जाते हैं? ये लीफ हो गया उनके, ये देखिए ये लीफ हो गई। तो ये क्या करते हैं कि इनके पत्ते क्या हो जाते हैं? एक मौसम के बाद झड़ जाते हैं, उसके बाद फिर उसमें नए नए पत्ते आते हैं। तो जो महोगनी, रोजवुड और रबड़ वृक्ष के पत्ते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं, वह यहाँ के वन के नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, आइए तो दूसरा क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का क्या कैरेक्टर होता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को ही उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सदाबहार वन कहते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को ही क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहते हैं। और यह कहाँ पर पाया जाता है? ये आपका जो भूमध्य रेखा है, ये क्या है? भूमध्य रेखा के आसपास ही क्या हो जाता है? इस प्रकार के वन, वहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है और वहाँ पे क्या होती है? वर्षा भी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, जहाँ का क्षेत्र क्षेत्र कैसा होता है? बहुत गर्म होता है, और खूब क्या होता है? जब गर्म बनेगा तो उससे हीट ऊपर जाएगा, गर्म हवाएं जाएंगी, जगह खाली होगा, फिर वाष्पन की क्रिया होगी और वहाँ पे क्या होगा? खूब वर्षा भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जानते रहिए। इसके एग्जाम्पल के रूप में देख ले तो आबनूस है। क्या है? आबनूस में लिख दे रहा है, यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है? आ ब नू स। ठीक है, आबनूस हो गया आपका, आबनूस हो गया। सीसम हो गया, सिनकोना हो गया। क्या हो गया? सिनकोना। ठीक है, ये सिनकोना है, वही मलेरिया की नहीं जो दवा होती है, सिनकोना की क्या होता है? बार्क से, यानी कि छाल से निकाला जाता है, वही सिनकोना है। ठीक है, और जो महोगनी है, ये सब चीजें हैं, ये अमेरिका का स्थानीय वृक्ष है। ठीक है, इस तरीके से आप जानते रहिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। पर्वतीय वन अगर कहें तो क्या कहें बच्चों?
पर्वतीय वन। ठीक है, पर्वतीय वन जैसा कि नाम से क्लियर है, ये कहाँ पाया जाएगा? पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाएगा। पर्वतीय वन कहाँ पर पाए जाएंगे? पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको जानिए। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन हो जाएगा और शीतोष्ण कटिबंधीय वन हो जाएगा। अगर हम आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन के बारे में कहने का मतलब जो पर्वतीय वन है या पहाड़ी वन है, या क्या होता है, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो हो जाएगा आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? शीतोष्ण कटिबंधीय वन हो जाएगा। तो जो आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन होगा, ये मालूम है कितने ऊंचाई पर होते हैं? 1000 से लेकर के 2000 जो मीटर की ऊंचाई होती है, वहां पे आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, और इनके जो एग्जाम्पल है ओक है और चेस्ट है। तो कहने का मतलब यह है कि ये 2 प्रकार का होता है। ये जो होता है 2 प्रकार का होता है। आर्द्र, हम यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे बच्चों, आर्द्र सुन लीजिए, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन और दूसरा क्या हो जाएगा? शीतोष्ण कटिबंधीय वन हो जाएगा। और जो ये होता है आपका कितना होता है? 1000 से लेकर के 2000 मीटर ऊंचाई पर पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल जान जाइए बस, ओक और चेस्टनट। ओक और क्या होता है? चेस्टनट। ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय वन। दूसरा क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय वन। शीतोष्ण कटिबंधीय वन। तो इसका क्या हो जाएगा? ये कितने हाइट पर पाया जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1500 मीटर से लेकर के 3000 मीटर। 1500 से लेकर के 3000 मीटर तक ऊंचाई पर आ जाता है। और ये जो इतनी ऊंचाई पर ये जो पर्वतीय वन या पहाड़ी क्षेत्रों के जो वन पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय वन बोलते हैं। और ये जो शंकु टाइप के इस तरीके से होता है ना, मदारी की टोपी जैसे होती है, तो यहाँ के वन के जो आकार होते हैं, जो वृक्ष के आकार होते हैं, कैसे होते हैं? शंकु टाइप के होते हैं। और इससे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? पाइन। इसके एग्जाम्पल हो गया शीतोष्ण कटिबंधीय वन के पाइन हो गया, देवदार हो गया, देवदास नहीं, ठीक है, देवदार हो जाएगा। और सिल्वर फर, क्या हो जाएगा बच्चों? सिल्वर फर। ठीक है, इस तरीके से जानते रहिए। और मान लीजिए इसी में कह दे कि आपका ये 1500 से 3000 था, अब कह दे 3600 मीटर से और ऊंचाई पर भी जो वन पाए जाएंगे, तो उनको क्या बोलेंगे? अल्पाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्पाइन। ये सब याद कर लीजिएगा, छोटे छोटे फैक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। इस तरीके से अगर भारत में बात कर ले, कहाँ पर बात करें? इंडिया में, यानी कि भारत में बात करें, तो भारत में क्या हो जाएगा? भारत में आपका कौन एग्जाम्पल से कहाँ पर? जैसे फर्न का आप नाम सुने होंगे, फर्न। ठीक है, फर्न पाया जाता है, ओक पाया जाता है, ओक। फर्न का जो बीज होता है यह पशुओं को चारा के रूप में खिलाया जाता है। फर्न हो गया, ओक हो गया, मेपल हो गया, देवदार हो गया और चिलगोजा। क्या हो जाएगा बच्चों? चिलगोजा। इससे क्या होता है? चॉकलेट बनाया जाता है। चिलगोजा के बीज से चॉकलेट बनाए जाते हैं, अच्छे अच्छे चॉकलेट। ये सब वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, जानते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है? कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चों? लखीमपुर खीरी में। ठीक है, तो काजीरंगा क्या है? काजीरंगा है, बांदीपुर है, सिमलीपाल है और दुधवा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते ही बनते हैं। तो ठीक है, लखीमपुर खीरी पूछ रहा है, राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जनपद में कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? दुधवा। इसका जो आंसर हो जाएगा दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? आपका लखीमपुर खीरी। कहाँ का जिला है? उत्तर प्रदेश का जिला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है काजीरंगा नेशनल पार्क। क्या हो जाएगा? असम में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ASSAM। ठीक है, जो काजीरंगा है कहाँ हो जाएगा? असम में हो जाएगा। बांदीपुर कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। सिमलीपाल कहाँ हो जाएगा? ओडिशा में हो जाएगा। ठीक है, ये जानते रहिए कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ किस किस मतलब राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है, तो बांदीपुर पूछेगा तो कर्नाटक, सिमलीपाल पूछेगा तो उड़ीसा, और काजीरंगा पूछेगा तो असम, और दुधवा नेशनल पार्क पूछेगा तो लखीमपुर खीरी। ठीक है, ये तो हो गया आपका। इस तरीके से हम एक आपका राज्य के फलस्वरूप जाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बता रहा हूँ अभी। अगर हम बात करें, असम की बात करें,
किसकी बात करें, आसाम या असम जो भी कर लीजिए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको 7 राष्ट्रीय पार्क दिखाई देंगे। असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान दिखाई पड़ते हैं, तो क्या बताएंगे, 7, ठीक है। तो कौन कौन से उनके नाम सुन लीजिए, काजीरंगा है, मानस है, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नेमरी नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क या उसी को ओरंग नेशनल पार्क बोलते हैं, देहिंग पटकई है, रायमोना है। तो कहने का मतलब सर ऐसे आप तो बस खाली इस तरीके से कैसे याद होगा, इसके लिए मैंने एक वो बनाया है, ट्रिक बनाई है, आप इसको देख लीजिए। इसका ट्रिक है ओ डियर, क्या हो जाएगा, ओ डियर, ओ डियर कामन, ओ डियर कामन, कामन, ओ डियर कामन, ओ डियर कामन, राय दे, राय दे। मेरे साथ एक दो बार पहले बोलिए, ओ डियर, ये का अलग है, म अलग है, न अलग है, ओ डियर कामन राय दे। ओ से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ओरंग नेशनल पार्क, क्या हो जाएगा, ओ से क्या हो जाएगा, ओरंग नेशनल पार्क, ठीक है। कहाँ पर, देखिए सातों जो है आपके असम में पाया जाएगा, तो ओरंग नेशनल पार्क कहाँ पर हो जाएगा, असम में। और डियर से क्या हो जाएगा, डिब्रू साइखोवा, डियर से क्या हो जाएगा, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ये भी असम में। का से क्या हो जाएगा, का से आपका हो जाएगा काजीरंगा, क्या हो जाएगा, का से हो जाएगा, मैं लिख नहीं पाऊंगा यहाँ पे, बस आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि ओ से हो जाएगा ओरंग नेशनल पार्क, डियर से हो जाएगा डिब्रू साइखोवा, का से हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। और काजीरंगा नेशनल पार्क में ही एक सींग वाला गैंडा मिलता है, कैसा मिलता है, एक सींग वाला गैंडा मिलता है, ठीक है। का हो गया, और म से फिर क्या हो जाएगा, मानस, म से क्या हो जाएगा, मानस, मानस नेशनल पार्क। न से क्या हो जाएगा, न से आपका हो जाएगा नेमरी, क्या हो जाएगा, नेमरी। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और नेमरी नेशनल पार्क, और राय से रायमोना नेशनल पार्क, और दे से क्या हो जाएगा, दे से क्या हो जाएगा, देहिंग पटकई, क्या हो जाएगा, देहिंग पटकई। तो इस तरीके से आपको ये 7 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ, ओरंग नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नेमरी और रायमोना, और आपका क्या हो जाएगा, देहिंग पटकई, ठीक है बच्चों। आइए आगे देखते हैं। इसी तरीके से उड़ीसा की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, उड़ीसा की बात कर लेते हैं। तो उड़ीसा में क्या हो जाएगा, उड़ीसा में, उड़ीसा, उड़ीसा जो राज्य है वहाँ पर भी नेशनल पार्क है। तो वहाँ पर 2 नेशनल पार्क है। पहला जो है प्यारे बच्चों वह है सिमलीपाल, क्या नाम है उनका, सिमलीपाल। क्वेश्चन पूछेगा कि सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है, तो क्या बताएंगे, उड़ीसा में। कहाँ पाया जाता है, सिमला, ठीक है, उड़ीसा में सिमलीपाल। और सिमलीपाल किस जिले में, मयूरभंज जिले में है। कौन सा वहाँ का जिला है उड़ीसा में, मयूरभंज, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में सिमलीपाल नेशनल पार्क पाया जाता है। और इस सिमलीपाल नेशनल पार्क में बंगाल टाइगर और एशियाई हाथी भी मिलता है, बंगाल टाइगर और एशियाई हाथी भी मिलते हैं। और सिमलीपाल को जो राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा मिला था, एक कब मिला था, 1979 में, 1979 में, ठीक है। एक बार फिर सुन लीजिए कि जो उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क पाए जाते हैं। पहला कौन सा है, सिमलीपाल है, और सिमलीपाल कहाँ पर है, मयूरभंज जिले में है, ठीक है। और बंगाल टाइगर और एशियाई हाथी भी इसी सिमलीपाल में पाए जाते हैं। और 1979 में इसे क्या मिला था, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। और एक और कौन है भाई साहब, उसको भी देख लेते हैं, लगे हाथ। दूसरा है एक भीतरकनिका, क्या नाम है, भीतरकनिका, भीतरकनिका या कनिका जैसा भी पढ़िए, भीतरकनिका। ये भी किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है। किस में है, उड़ीसा राज्य में है भीतरकनिका, ठीक है। तो ये भी, और इसमें क्या पाए जाते हैं, घड़ियाल पाए जाते हैं। क्या होते हैं बच्चों, घड़ियाल, घड़ियाल बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये भी नेशनल पार्क है। तो उड़ीसा के 2 नेशनल पार्क कौन कौन से होंगे, सिमलीपाल और भीतरकनिका। आइए आगे देखते हैं। कर्नाटक भी देख लीजिए, इसी लगे हाथ, कर्नाटक का भी देख लीजिए। कर्नाटक में कौन कौन से हैं, बांदीपुर तो मैंने बताया ही, लेकिन कर्नाटक में और भी नेशनल पार्क पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं,
आपका बांदीपुर मैंने बता ही दिया है, बांदीपुर, ये जो आपका बांदीपुर है ये तो हो ही गया है। इसके बाद है नागरहोल, क्या नाम है? नागरहोल, नागरहोल, नागरहोल है। मधुमलाई है, क्या नाम है बच्चों? मधु, बस हम आगे नहीं लिखेंगे, जगह नहीं है, मधुमलाई हो गया, ठीक है। बन्नेर घट्टा है, क्या नाम है? बन्नेर, बन्नेर घट्टा, ठीक है। कुद्रे मुख है, क्या है? कुद्रे मुख, कुद्रे मुख, थोड़ा अजीब टाइप का नाम है, एक बार मैं फिर सुना दे रहा हूँ, आप जान जाइए। 5 नेशनल पार्क कर्नाटक में पाए जाते हैं। बांदीपुर है, नागरहोल है, मधुमलाई है, बन्नेर घट्टा है और कुद्रे मुख है, ठीक है। तो बांदीपुर का संबंध किससे है? जो टाइगर प्रोजेक्ट चला था हमारे भारत में 1973 में, तो बांदीपुर का संबंध किससे है? उसी टाइगर प्रोजेक्ट्स के है। और नागरहोल कहाँ पाया जाता है? ये जो नागरहोल है प्यारे बच्चों, ये आपका मैसूर जिले में पाया जाता है। मधुमलाई क्या होता है? मधुमलाई जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, यह नीलगिरी, नीलगिरी है जो केरल और कर्नाटक का जो आपका सीमा साझा करता है। तो मधुमलाई आपका कर्नाटक में तो है ही, लेकिन यह केरल और कर्नाटक दोनों की सीमा को क्या करता है? साझा करता है। और बन्नेर घट्टा कहाँ पर है? बेंगलुरु में। बन्नेर घट्टा कहाँ पर है? बेंगलुरु में, ठीक। इस तरह से इसको जानते रहिए। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेनाइट उदाहरण है आग्नेय शैल का, अवसादी का, रूपांतरित का कोई नहीं। तो ग्रेनाइट क्या हो जाएगा? किसका नाम पर प्यारे बच्चों? आग्नेय शैल का है। किसका हो जाएगा? आग्नेय शैल से, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। इसका तो उत्तर क्लियर हो गया कि ग्रेनाइट उदाहरण किसका है? आग्नेय शैल का है, क्लियर हो गया। और अवसादी शैल, रूपांतरित शैल के उदाहरण भी जान जाइए और कैसे होते हैं। अगर हम बात करें आग्नेय शैल के बारे में, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आग्नेय शैल के बारे में, इसके बारे में ये होता क्या है, ठीक है। तो आग्नेय शैल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक बोलते हैं, ठीक है। आग्नेय शैल को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इग्नियस रॉक, इग्नियस क्या बोलते हैं? इग्नियस, इग्नियस रॉक बोलते हैं, ठीक है। और इग्नियस का मतलब भी क्या होता है? आग से होता है, ठीक है। और आग्नेय शैल को क्या बोलते हैं? प्राथमिक चट्टाने बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक। ये आपका प्राथमिक शैल या प्राथमिक चट्टान के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये होता है क्या प्यारे बच्चों कि ये मान लीजिए पृथ्वी हमारी हो गई, तो पृथ्वी के नीचे से जितने भी आपके वेस्ट मटेरियल होते हैं, ये धीरे धीरे क्या करते हैं? इसका जो टेम्परेचर होता है बढ़ने लगता है, और बढ़ने के बाद फिर क्या होता है? यह फिर बाहर निकल जाता है। ये मैग्मा होता है। मैग्मा पहले नीचे जो होता है, जो तरल पदार्थ जो कि विस्फोट के रूप में बाहर निकलते हैं, तो पहले एक मैग्मा होता है, ये फिर ये बाहर फिर आग और आकर के निकल जाते हैं, ठीक है। तो आग्नेय चट्टाने हैं, ठीक है। आगे देखिए अवसादी, इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा। इसके एग्जाम्पल है ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है। आप इससे एग्जाम्पल याद रखिएगा कि आग्नेय जो शैल होती है, इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? ग्रेनाइट है, क्या नाम है? ग्रेनाइट है। फिर बेसाल्ट है, क्या नाम है? बेसाल्ट है, ठीक है। और साइनाइट है, क्या नाम है? साइनाइट। इस तरीके से ग्रेनाइट, बेसाल्ट और साइनाइट, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों अवसादी, क्या नाम है? अवसादी। अवसादी सेल के बारे में देख लेते हैं। तो अवसादी सेल का दूसरा नाम क्या है? परतदार। क्या नाम है इसका? परतदार सेल या परतदार चट्टाने। अवसादी सेल या परतदार चट्टाने, या ठीक है। चलिए, तो ये एक्चुअली क्या होता है कि ये परत के रूप में पाए जाते हैं, जैसा कि नाम से क्लियर है। ये कैसे चट्टाने होती हैं? परत दर परत बनती हैं। और इसके एग्जाम्पल कौन से है? बलुआ पत्थर, क्या नाम है? बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। तो याद रखिएगा इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बलुआ पत्थर और क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। जहां पत्थर वाली बात आएगी, कहा कैसी बात आएगी? देखिए, पत्थर परतदार या पत्थर पत्थर, बलुआ पत्थर हो चाहे चूना पत्थर हो, इसकी जहां पर बात आ जाएगी तो समझ जाइए कि अवसादी या अवसाद के रूप में या परतदार के रूप में इस तरीके से होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आपको बताए दिए। बलुआ पत्थर, या इसको क्या बोलेंगे? सैंड स्टोन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सैंड स्टोन। और चूना पत्थर को क्या बोलेंगे? लाइम स्टोन। क्या बोलेंगे? लाइम स्टोन, ठीक है। तो इस तरीके से आप जाने देंगे। और इसमें जीव के अवशेष भी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्या होती हैं? परतें होती हैं। तो
आग्नेय क्या होता है, नीचे से आग वाली, और अवसादी क्या हो जाएगा, वो परतदार, वो वही वही करता है, लेकिन कैसा होता है, यह परत के रूप में पाया जाता है। ठीक है, आइए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा कौन है, रूपांतरित। कौन है बच्चों, रूपांतरित। रूपांतरित सेल के बारे में देख लेते हैं। तो ये रूपांतरित कहिए चाहे कायांतरित कहिए, रूपांतरित बोलिए चाहे कायांतरित, कायांतरित, रूपांतरित कहिए चाहे कायांतरित कहिए, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो ये दोनों से बनता है, दोनों से मतलब आग्नेय सेल से, आग्नेय सेल से, आग्नेय सेल से और अवसादी सेल से। ठीक है, तो ये जो दोनों सेल हैं, इन दोनों के मिक्सिंग से, दोनों के फॉर्मेशन से फिर क्या, जैसा कि नाम से मालूम है, रूपांतरित करता है, रूपांतरित या कायांतरित करता है। तो ये जो तीसरी क्रम की जो चट्टानें बनती है, कायांतरित या रूपांतरित, उसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसका मेन चीज आपको एग्जाम्पल समझना है। क्या समझना है, एग्जाम्पल। जैसे अगर मान लीजिए बलुआ पत्थर था, जैसे हमने बताया ना आपको, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर था, तो बलुआ पत्थर से क्या बन जाएगा, बलुआ पत्थर से आपका क्वार्टाइज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्वार्टाइज, क्वार्टाइज, क्वार्टाइज बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चूना पत्थर से क्या बन जाएगा, चूना पत्थर से क्या बन जाएगा, संगमरमर बन जाएगा। चूना पत्थर से क्या बन जाएगा, संगमरमर। ठीक है, तो कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों में यही होता है कि इन दोनों, जो कि आपका आग्नेय सेल था और अवसादी सेल था, इन दोनों के मिक्सिंग से बनता है। तो इसमें अगर कोयला है तो कोयला से क्या बन जाएगा, हाँ याद रखिएगा, कोयला किस में आएगा, कोयला आपका अवसादी में आएगा, कोयला जो है कि अवसादी वाले में आएगा। लेकिन कोयले से फिर क्या बनता है, जैसे ग्रेफाइट, क्या बनता है, कोयले से क्या बनता है, ग्रेफाइट। तो एक ग्रेफाइट किस में आ जाएगा, ग्रेफाइट आपका रूपांतरित या कायांतरित में आएगा। ठीक है, एक बार फिर से थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं। देखिए, ये जो रूपांतरित है या कायांतरित है, इसके अंतर्गत क्या क्या हो रही है गतिविधियों को देख लेते हैं। तो चूना पत्थर संगमरमर बन जाता है, चूना पत्थर संगमरमर बन जाता है, संगमरमर बन जाता है। बलुआ पत्थर क्वार्टाइज बन जाता है। ठीक है, कोयला क्या बन जाता है, कोयला, कोयला जो होता है ग्रेफाइट बन जाता है। और ग्रेफाइट रहेगा तो क्या बन जाएगा, ग्रेफाइट से क्या बन जाएगा, हीरा या डायमंड बन जाएगा। ठीक है, ये जानते रहिए। हाँ, ये सब सारी चीजें हैं प्यारे बच्चों। और ग्रेनाइट रहेगा तो नीस बनेगा, क्या बन जाएगा, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट से क्या बन जाएगा, नीस, नीस। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा इस सब चीजों को। हो गया। फिर पूछ रहा है कि विसुवियस ज्वालामुखी स्थित है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब एक प्रश्न आ गया ज्वालामुखी से, क्या आ गया, तो हम भारत में देख लेते हैं, संयुक्त अमेरिका में देख लेते हैं, जापान में, इटली में, इन सभी को एक बार हम देख लेते हैं, ताकि आगे अगर क्वेश्चन आएगा ज्वालामुखी से तो अच्छे से हम उसको क्या कर लेंगे, टैकल कर लेंगे। तो भारत की अगर बात करें प्यारे बच्चों, क्या करें, अगर हम भारत की बात कर ले तो भारत में दो तरह के, अगर हम सबसे पहले भारत की बात करें तो इसमें दो तरह का आपका ज्वालामुखी पाया जाता है। पहला है बैरन, क्या नाम बच्चों, बैरन ज्वालामुखी, क्या नाम है, बैरन। तो बैरन में ये कहाँ पर पाया जाता है, बैरन, बैरन ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, बैरन द्वीप पाया जाता है। और ये बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो अंडमान, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। एक बार फिर से, विश्वस, और पहले हम उत्तर बता दें, विश्वस ज्वालामुखी का हम बाद बताएंगे, पहले समझ लीजिए चारों ऑप्शन के बारे में अच्छे समझ लेंगे तो उत्तर अपने आप खुद ढूंढ लेंगे। भारत की बात करें तो भारत में दो ज्वालामुखी पाया जाता है, बैरन ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, बैरन द्वीप पे। और ये बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार आइलैंड में स्थित है। ठीक है, और ये कैसा है, यह सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है यह, सक्रिय, सक्रिय, यह कैसा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, और दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, नारकोंडम, क्या नाम है, नारकोंडम। ठीक है, नारकोंडम, नारकोंडम ज्वालामुखी है। ये भी कहाँ पाया जाता है, ये भी आपका अंडमान निकोबार आइलैंड में ही पाया जाता है। तो भारत में दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं, बैरन ज्वालामुखी, नारकोंडम ज्वालामुखी। लेकिन इसमें से एक्टिव कौन है, बैरन, जो कि बैरन द्वीप पाया जाता है। और नारकोंडम जो है कैसा है, वह इनएक्टिव है। कैसा है, वह इनएक्टिव है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा कौन सा है आपका देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए, यूएसए। ठीक है,
यूएसए के बारे में देख लेते हैं। तो यूएसए में आपका उसमें भी कई तरह के आपका लगभग 3 है, तो वैसे लगभग 169 आपके ज्वालामुखी वहाँ पाया जाता है, लेकिन हमको मेनली किसके बारे में जानना है? सिर्फ 3 के बारे में, 1, 2 और 3। इनके नाम ही जान जाइए आप। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कितने होते हैं? तो पहला क्या है? मोना लोवा। क्या नाम प्यारे बच्चों? मोना लोवा। पूरा नहीं लिख पाएंगे, समझ सुन लीजिए ध्यान से। मोना लोवा कहाँ आता है? हवाई द्वीप पर पाया जाता है। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में, देख लीजिएगा। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कौन सा आपका ज्वालामुखी है? मोना लोवा थी। और कहाँ पाया जाता है? हवाई द्वीप पर। ठीक है। दूसरा क्या है प्यारे बच्चों? माउंट सेंट हेलेंस। माउंट सेंट हेलेंस। ठीक है। ये आपका कहाँ पाया जाता है प्यारे बच्चों? ये वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन जो जगह है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, ये वहां पर पाया जाता है। फिर सुन लीजिए नाम, माउंट सेंट हेलेंस। ठीक है। और जो माउंट सेंट हेलेंस है, यहीं पर ही क्या हुआ था प्यारे बच्चों कि 1980 में एक भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, तो बहुत क्षति वगैरह हुई थी। तो जानते रहिए कि माउंट सेंट हेलेंस वाशिंगटन डीसी, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पड़ता है, ठीक है, वहां पर हुआ था, मोना लोवा हवाई द्वीप पे। और तीसरा है माउंट रेनियर। क्या नाम प्यारे बच्चों? माउंट रेनियर। ठीक है, माउंट रेनियर। तो ये 3 तरह के आप नाम जानते रहिए। फिर सुन लीजिए, मोना लोवा, माउंट सेंट हेलेंस और माउंट रेनियर। कहाँ के हैं ये सब? संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जापान की बात कर लेते हैं। अब किसकी बात करेंगे हम लोग? अब किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों? जापान के बारे में बात कर लेते हैं। तो जापान में ये भी आपका 3 तरह के आपके पाए जाते हैं ये ज्वालामुखी। ये है माउंट फूजी। पहला क्या है? माउंट फूजी। फूजी माउंट फूजी है। ठीक है। और दूसरा क्या है? माउंट आसो। क्या नाम है बच्चों? माउंट आसो। माउंट आसो। और क्या है? माउंट सुकराजिम्मा। माउंट सुकराजिम्मा। क्या नाम है इनका भाई साहब? सुकराजिम्मा। ये जिम्मा। ठीक है, ये हो गया माउंट सुकराजिम्मा। पहला क्या हो गया? माउंट फूजी। दूसरा क्या हो गया? माउंट आसो। और तीसरा क्या हो गया? सुकराजिम्मा। माउंट सुकराजिम्मा। तो ये जो 3 आपके दिख रहे हैं ज्वालामुखी, ये कहाँ पाए जाते हैं? जापान में। कहाँ पाए जाते हैं? जापान पाए जाते हैं। ठीक है। तो माउंट फूजी जो है सबसे ऊंचा पर्वत ज्वालामुखी है। ठीक है। ये 1707 में इसमें से आपका ज्वालामुखी के एक्टिविटीज देखी गई थी। ये 1707 में कहाँ पर देखी गई थी? कब? 1707 में देखी गई थी। लेकिन अब क्या है? अब यह निष्क्रिय है। लेकिन ऐसा नहीं कि निष्क्रिय नहीं, तो कभी कभी भी इसमें से ज्वालामुखी के उद्गार हो सकते हैं। ठीक है। तो माउंट फूजी में 1707 में वहां पर ये देखा गया था। ठीक है। माउंट आसो क्या है प्यारे बच्चों? माउंट आसो ये दूसरा वाला जो है, ये सबसे बड़ा और सबसे सक्रिय है। याद रखिएगा, इस पे हम स्टार बना दें, इसी से बना देते हैं। ये जो है माउंट आसो है, ये जापान का क्या है? सबसे सक्रिय है। सबसे बड़ा आपका ज्वालामुखी माउंट आसो। और कहाँ पड़ता है? होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। बताए थे ना? होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और ये क्या हो जाएगा? क्यूशु। तुम्हें बताए थे ना? ये 4 जो है कि द्वीप पर जापान बसा हुआ है। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। तो जो लास्ट वाला क्यूशु रहता है, उसी पर आपका ये माउंट जो आसो है दूसरा नंबर का, ये जो ज्वालामुखी है आपका क्यूशु द्वीप पर ही स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है सुकराजिम्मा। क्या है? सुकराजिम्मा। तो सुकराजिम्मा भी कहाँ पर है? इसी क्यूशु द्वीप पर ही है। ठीक है, जानते रहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, अगला क्या है? इटली। क्या बच रहा है? इटली के बारे में देख लेते हैं। तो जो इटली है, इटली में भी आपके 3 तरह के आपके उपाय जाते हैं। तो नंबर 1 की बात कर लेते हैं। तो नंबर क्या है प्यारे बच्चों? माउंट एटना। क्या नाम है इसका? माउंट एटना।
एटना, पटना नहीं, माउंट एटना। ठीक है, हो गया, माउंट एटना हो गया। तो ये क्या है कि यूरोप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। माउंट एटना जो है, जो इटली पड़ता है, कहाँ पड़ता है? यूरोप, यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। तो माउंट एटना ये आपका यूरोप का सबसे ऊंचा, मतलब सबसे ऊंचाई पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है प्यारे बच्चों? अगर हम इटली, ये आपका माउंट एटना की लोकेशन लेंगे तो ये हमारी इटली हो गया, तो आपका ये यहीं पर पाया जाएगा। ये जो आपका है, यही एरिया आपका क्या है? माउंट एटना का है। ठीक है, यूरोप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और सिसिली द्वीप पर है। ये जो माउंट एटना है किस द्वीप पर है? सीसली, सिसली द्वीप है। तो सिसली द्वीप पर ये है। ठीक है, सिसली द्वीप के पूर्वी तट पे, ये सिसली द्वीप है तो इसके पूर्वी तट पर है। ठीक है, और एटना का मतलब होता है मैं जलता हूँ। क्या होता है? मैं जलता हूँ, मैं जलता हूँ। भाई साहब, आप ज्वालामुखी तो जलवा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद क्या है? माउंट विसुवियस। क्या नाम है? ये जो पूछा क्वेश्चन हमसे, क्या है पूछा है कि ना, विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो ये नेपल्स एक जगह है। क्या है प्यारे बच्चों? नेपल्स। तो इटली में एक जगह है नेपल्स, तो वही नेपल्स के पास में ही कौन सा पाया जाता है? माउंट विसुवियस। यही माउंट विसुवियस, ये इटली के बता रहा हूँ। इटली में क्या बताया? सबसे पहले माउंट एटना बताए हैं, माउंट एटना बताए हैं, माउंट एटना बताए हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा? विसुवियस। क्या हो जाएगा? विसुवियस हो जाएगा, जो कि नेपाल नामक प्रांत में ये पाया जाता है, जगह में पाया जाता है, प्रांत नहीं बोलेंगे, जगह पाया जाता है। और एक क्या है? फ्लेग्रेइन है। क्या नाम है? तीसरा क्या है? फ्लेग्रेइन। बस ऐसे याद करने की जरूरत, कोशिश मत करिए, बस आप नाम सुन रहे हैं कि एटना कहाँ पर है, एटना कहाँ पर है, विसुवियस कहाँ पर, फ्लेग्रेइन कहाँ पर है, तो आप बता देंगे कि ये तीनों कहाँ पर है? इटली में पाए जाते हैं। ये तीनों जो है, एटना विसुवियस, एटना विसुवियस और फ्लेग्रेइन, ये सब किस देश में है? तो इटली देश में है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में आप जानते रहिए। ठीक है, और अब एक दिमाग में ये होगा, एक चीज और बता दूं, इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं कि ये जो आपका इटली है, इटली में ज्यादा ज्वालामुखी क्यों पाए जाते हैं? तो इटली में ज्वालामुखी इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि यूरोप और अफ्रीका के प्लेटों के बीच की सीमा का के पास होने की, जैसे मान लीजिए आपका यूरोप हो गया, ये मान लीजिए यूरोप हो गया, और यहाँ से क्या शुरू हो जाता है? अफ्रीका शुरू हो जाता है। ठीक है, जगह नहीं है, ऐसे बना देते हैं। तो यूरोप यहाँ हो गया, यूरोप हो गया, और क्या हो गया है? अफ्रीका महाद्वीप हो गया। तो दो महाद्वीप आ रहे हैं, तो इटली आपका यहीं पर है, इटली इसी के पास में है। तो क्या होता है कि जब ये दो प्लेट आपस में टकरा रही हैं, तो टकराने से इनके अंदर जो भी आपका मटेरियल होगा, जो अंदर जो मैग्मा है, लावा है, जो अंदर भरा रहता है, तो ये क्या होगा? तो वही तो निकल करके आएगा। तो यहाँ तो इस कोने पर तो जाएगा नहीं, आपके पास में ही तो अपना वो जो अंदर से गर्म लावा बन करके आ रहा है, बाहर मैग्मा के रूप में आकर क्या होगा? जमा होगा। तो इसीलिए क्या होता है कि इटली में, ठीक है, बहुत ज्यादा करके आपके ज्वालामुखी पाए जाते हैं। वहाँ जैसे आप शादी विवाह में पटाखा छोड़ते हैं, ठीक है, उस तरीके से वो निकलते रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, अभी आगे आएगा टर्म बताऊंगा मैं, तो जानते रहिए कि इटली में क्यों होते। कॉन्सेप्ट में जानिए, यूरोप महाद्वीप है, आपका ये होगा, एक प्लेट चट्टाने हो गई, और आपका क्या हो गया? अफ्रीका महाद्वीप। इन दोनों की चट्टानें आपस में टकराती रहती, जिसके कारण कि यहाँ पर इटली में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है? ये आपका ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया बात। तो विसुवियस ये हो जाएगा, विसुवियस का हो जाएगा इटली में, विसुवियस का उत्तर का हो जाएगा इटली में। ठीक है बच्चों, आगे आगे देखते हैं। 57 के बाद 58, चलिए। हाँ, विसर्प का निर्माण होता है। क्वेश्चन कर रहा है कि विसर्प का निर्माण होता है, तो कैसे हो जाएगा? विसर्प का निर्माण पवन द्वारा, जल प्रपातों द्वारा, नदियों द्वारा और समुद्री जलों द्वारा। मैं चर्चा कर चुका हूँ, ये नदियों के द्वारा होता है। विसर्प का निर्माण क्या होता है? नदी चली इस तरीके से, बीच में क्या होगा? कोई चट्टान मिल गया, चट्टान मिलेगा तो उसको क्रॉस नहीं कर पाएगी, मुलायम चीज मिलेगा,
तो उसको ये धीरे से क्रॉस करते निकल जाएगी। चट्टान मिलेगा तो थोड़ा सा चट्टान से इधर से साइड से क्या होगी, आने की कोशिश करेंगी। तो विसर्ग क्या होता है, नदियां जो मान लीजिए नदी का ये नदी ये इस रास्ते से आती है, लेकिन अगर बीच में अगर चट्टान मिल गया तो फिर रास्ता क्या कर जाती है, बदल जाती है। इस तरीके विसर्ग देख रहे हैं, मतलब अपना जो पथ है वह चेंज कर देती है। तो इसी को बोलते हैं विसर्ग प्यारे बच्चों। तो विसर्ग का निर्माण किसके द्वारा होता है, नदियों के द्वारा विसर्ग का निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक कहवा, कहवा यानी कि कॉफी का उत्पादन करता है? चीन है, भूटान है, ब्राजील है और नॉर्वे है। तो अगर कहवा की बात करें या कॉफी की बात करें तो क्या हो जाएगा, ब्राजील। इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ब्राजील हो जाएगा। ब्राजील में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन होता है। ठीक है, वहां पर कॉफी में जो ब्राजील में जो कॉफी के जो बगीचे होते हैं, बागान होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, फजेंडा। क्या बोलते हैं, फजेंडा। याद रखिएगा, बहुत पूछता है पीसीएस वीसीएस से लेकर छोटे छोटे एग्जाम पर पूछ लेता है। उल्टा पूछ देगा कि ब्राजील के कॉफी के जो बागान होते हैं या मैदान होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फजेंडा। या फजेंडा किसे कहते हैं, तो वही ब्राजील है। ब्राजील में जो खेती होती है कॉफी की, उस क्षेत्र स्पेशल जगह को क्षेत्र को क्या बोलते हैं, फजेंडा बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा दे रहा हूँ, याद रखिएगा इसको। ठीक है, ये चीजें हो गई। आगे देखते हैं और क्या है, चीन। चीन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो चीन में क्या हो जाएगा, देखिए ये भूटान और ये नॉर्वे, ये कुछ होता नहीं है, बस अब स्पेशल अभी केस बताएंगे। ब्राजील के बारे में बात कर चुका हूं मैं, फजेंडा। ठीक है, ब्राजील में चाय के उत्पादन को क्या बोलते हैं, सॉरी कॉफी के उत्पादन को हो जाएगा फजेंडा। चीन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। चीन का एक प्रांत है प्यारे बच्चों, यूनान। क्या नाम है इसका, यू आधा न, फिर पूरा न, फिर आ न, यूनान। यूनान नहीं, यूनान। तो चीन में एक प्रांत है, यूनान प्रांत है, जहां पर भी क्या होता है, कॉफी का उत्पादन होता है। और पूरे चीन का यूनान में ही 98% कॉफी का उत्पादन होता है। इस चीन में एक प्रांत है यूनान प्रांत है। ठीक है, यूनान प्रांत है। और यहाँ पर 98% जो चाइना का जो कॉफी का उत्पादन होता है, 98% चाइना कॉफी का उत्पादन आपके यूनान प्रांत में होता है। यूनान प्रांत कहाँ पड़ता है, चाइना में पड़ता है। ठीक है, तो इसको आप जानते रहिए। और याद रखिएगा कि चीन की जनसंख्या ज़्यादा है, इसीलिए ये पर्याप्त मात्रा में अपनी जनसंख्या को पूर्ति नहीं कर पाते हैं भाई साहब। तो ये कहाँ से उठाते हैं, कहाँ से लेते हैं, तो ये हो जाएगा इथियोपिया से। क्या कहाँ से लेंगे, इथियोपिया एक देश है, इथियोपिया सुन लीजिए, वहीं से क्या करते हैं, ये मंगाते हैं कॉफी। ठीक है, ये जानते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट है भूटान के बारे में। नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे में आइस कॉफी है। नॉर्वे क्या है, ठंडी ठंडी जगह है, तो वहाँ पे कैसी आइस मिलती, कॉफी मिलती है, आइस कॉफी। ये इनके यहाँ पैदा नहीं होता है, बस ये अपना आइस कॉफी के रूप में पीते हैं। कॉफी को फ्रिज वगैरह में रख देते हैं और खूब ठंडा हो जाता है, तो अपना मजा लेते हैं, अपनी जिंदगी का मजा आइस कॉफी के साथ। ठीक है, ये हो गया। अब भूटान में आपका माउंट कैफे की दुकान चलाते हैं। ये जो भूटान है भाई साहब, ये जो भूटान है, इसमें भी क्या होता है कि एक कर्माचाइन नाम के एक व्यक्ति थे। क्या नाम था उनका, कर्माचाइन। क्या नाम था, कर्माचाइन। ये कर्माचाइन इसलिए भूटान में कॉफी वॉफी के बारे में कोई जानता नहीं था। तो एक भाई साहब जिनका नाम है कर्माचाइन, तो कर्माचाइन ने क्या किया कि अपना बाहर और गए थे, तो इनको चस्का लगा पीने का। तो पीने के बाद आए तो फिर भूटान में उन्होंने एक दुकान रखी। कौन सा दुकान रखी, उसका रखे माउंट कैफे। क्या रख दिए, MOUNT, माउंट हो गया माउंट, और फिर लिख दिया कैफे। तो बड़ा फेमस वहाँ की दुकान है भूटान की। ठीक है, माउंट कैफे उन्होंने एक दुकान खोला। तो इस तरीके से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, इसका हो जाएगा उत्तर, क्या हो जाएगा, सर्वाधिक कहवा क्या हो जाएगा, आंख मूंद के मारिए ब्राजील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या करना चाह रहा है। सीसी एक प्रकार का है, सीसी का मतलब, सीसी पहले ए होता है, TSE सीसी। ये सीसी फ्लाई होता है। सीसी क्या होता है प्यारे बच्चों, ये फ्लाई है, मक्खी है। ठीक है, जहरीली मक्खी है, छिपकली, भेड़, गिलहरी, तो क्या हो जाएगा, ये जहरीली मक्खी है। ठीक है, सीसी मक्खी एक प्रकार की जहरीली मक्खी है, जहरीली मक्खी है। और इससे क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस या निद्रा रोग। अगर ये मक्खी काट लिया आपको तो देर रात साली क्या करेंगे, सोएंगे, बिना खाए पिए, बिना किसी घर
की परवाह किए बिना, बस आपको क्या लगेगा, नींद। ठीक है, तो सीसी ये है एक प्रकार की जहरीली मक्खी है, और इसके काटने से कौन सा रोग होता है, निद्रा रोग होता है। कौन सा होता है, निद्रा रोग। ठीक है, और ये कहाँ से आया है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। कहाँ से ये मक्खी मिलती है, क्या बताएंगे, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, और अफ्रीका महाद्वीप में भी कहाँ, तो ठीक है, तो इसको हटाते हैं पहले। ये जिससे अगर हम अफ्रीका महाद्वीप की बात कर लें, ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया, तो ये आपका हो गया कौन सा बेल्ट हो गया, दूसरे कलर से, ये कौन सा बेल्ट हो गया, ये सहारा वाला हो गया। क्या हो गया, ये सहारा वाला बेल्ट हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो नीचे वाला बेल्ट था बताए थे आपको, कालाहारी, क्या था ये वाला बेल्ट क्या हो गया, कालाहारी। ठीक है, तो आपका सहारा और कालाहारी, सहारा जो मरुस्थल है और आपका कालाहारी मरुस्थल है, तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये जो पूरा जगह है, इस पूरा स्पेस है, ये मक्खी का अतिक्रमण कहाँ पर होता है, इन्हीं देशों में ज़्यादा होता है। यानी सहारा और आपका एक कालाहारी, ये सहारा और क्या हो जाएगा, कालाहारी। सहारा और कालाहारी जो आपके मरुस्थल है, इनके बीच में जो कंट्री पड़ते हैं, जो देश पड़ते हैं, इन्हीं में क्या होता है, सीसी फ्लाई का अतिक्रमण बहुत तगड़ा होता है, इंसानों को भी काटता है, जानवरों को भी काटता, इनका खून पीता है। स्लीपिंग सिकनेस कैसे होता है, सीसी फ्लाई से होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है कलपक्कम में, तारापुर में, नरोरा में, उत्तर भाटा, रावत भाटा में। तो क्या हो जाएगा, प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो क्या बताएंगे, तारापुर में। कहाँ पर जाएगा प्यारे बच्चों, तारापुर में। तारापुर कहाँ पड़ता है, तारापुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है तारापुर। ठीक है, और महाराष्ट्र के भी कहाँ पे, थाड़े है ना, थाने जो भी कहिए। ठीक है, तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र के थाणे जिले में पड़ता है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। क्या नाम है, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, इसको जानते रहिए। और क्या क्या है, कलपक्कम कहाँ पर है, बताए हैं, कलपक्कम कहाँ पर प्यारे बच्चों, तमिलनाडु में है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है, तमिलनाडु, टी फॉर तमिलनाडु हो जाएगा। नरौरा कहाँ पर हो जाएगा, वही अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, नरौरा कहाँ पर हो जाएगा, नरौरा जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तो उत्तर प्रदेश के भी कहाँ पे, बुलंदशहर में। याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। ठीक है, रावत भाटा कहाँ हो जाएगा, र से रावत, र से राजस्थान। रावत भाटा कहाँ पर हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान में भी कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में। देखिए इस तरीके से एक एक ऑप्शन के बारे में जब हम पढ़ाएंगे, तो पिछला वीडियो देखेंगे, ये सब विधिवत तरीके से समझाया हूँ, तो इसलिए कहा जाएगा, अगर जो बच्चा उसको पढ़ेगा तो यहाँ पर इसको आसान लगने लगेगा, जैसे एकदम लड्डू क्वेश्चन है। ठीक है, ये कलपक्कम के बारे में, नरौरा के बारे में, राजभाटा में पिछले वीडियो में बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन किया हो, तो इसलिए एकदम बिल्कुल आसान लग रहा है। प्रथम बस परमाणु जानना था तो जान लिए, तारापुर में। कहाँ पर, महाराष्ट्र के थाणे जिले में। सोनारा उन्नत बीज कहाँ पर है प्यारे बच्चों, सोनारा उन्नत बीज किसकी प्रजाति है, गेहूं की, धान की, गन्ना की। तो क्या हो जाएगा, ये गेहूं की हो जाएगी। सोनारा जो है किसकी हो जाएगी, वीट, यानी कि गेहूं की उन्नत किस्म हो जाएगी। ठीक है, और धान का कुछ उन्नत किस्म के बारे में बता रहा हूँ, देख लीजिए। ये धान की जो उन्नत किस्म है, उसका नाम है पूसा। क्या नाम है, पूसा। ठीक है, 1460, पूसा 1460। पूसा सुगंध 3, पूसा सुगंध 3, इस तरीके से ये प्रजातियां हैं। और भी प्रजाति है, जैसे कि अनामिका। क्या है, अनामिका। अनामिका किसी लड़की का नाम है, या जया, अनामिका कह ले या जया कह ले। तो अनामिका अगर पूछ दिया कि अनामिका किस चीज का जो है कि आपकी प्रजाति है, तो अनामिका का बताएंगे, धान की। किसकी प्यारे बच्चों, धान। ठीक है, धान या चावल की जो होती है, अनामिका किसकी है, अनामिका किसी लड़की का नाम। तो लड़कियां क्या करती हैं, चावल ज्यादा खाती हैं,
अनामिका एक लड़की का नाम है और लड़कियां क्या करती हैं, चावल ज्यादा खाती हैं, तो याद रखिएगा अनामिका जो किस्म किसकी है, धान या चावल की हो जाएगा। और जया धान इसका नाम है, तो धान लगा दिया तो हो गया, जया ये भी लड़की का नाम है, ठीक है। तो याद रखिएगा पूषा 1460, पूषा सुगंध 3, अनामिका और जया धान, ये सब किसकी किस्में हैं, धान की किस्में हैं, ठीक है, धान की किस्में हैं, धान की किस्में हैं। आगे किसका हो जाएगा, धान का, सॉरी सोनारा तो गेहूं को जाएगा, सोनारा तो गेहूं का है और धान का भी बताए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए फिर अभी लड्डू सवाल आने शुरू हो गए। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, सबको मालूम है, अमृतसर में। कहाँ पर प्यारे बच्चों, अमृतसर। अमृत कहाँ पड़ता है, पंजाब में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ पर है, इसको बोलते हैं ONGC। ONGC, ओ से क्या हो जाएगा, ऑयल एंड, अपने मन से लगा दीजिए, ऑयल एंड नेचुरल गैस है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। सी से क्या हो जाएगा, कारपोरेशन, याद रखिएगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है प्यारे बच्चों, न्यू दिल्ली में है। लेकिन ऑप्शन में देखेंगे कहीं दिल्ली दिख रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सारे ऑप्शन क्या आ जाए, चारों ऑप्शन ए भी ये सभी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। भारत में उपग्रह छोड़ने का केंद्र कहाँ पर है, कौन सा भाई साहब, उपग्रह छोड़ने का केंद्र कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा, कटक, थुम्बा, बेंगलोर। वन एंड ओनली दैट इज श्रीहरिकोटा, ठीक है। जिसके तीसरे, जैसे मान लीजिए आपका ये क्या हो गया, तमिलनाडु हो गया, एक केरल हो गया, तो श्रीहरिकोटा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। तो तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु के बाद क्या पड़ता है, यही आपका आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश का ये जो आपका सबसे समुद्री जो किनारा है, यही यही आपका श्रीहरिकोटा स्थित है। कहाँ पर स्थित है, श्रीहरिकोटा, यही समुद्र के किनारे स्थित है। और यहीं से डिफरेंट उपग्रहों को क्या किया जाता है, प्रक्षेपण किया जाता है। तो भारत में उपग्रह छोड़ने के केंद्र कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पवन द्वारा निर्मित स्थाकृति कौन है, ब्रह्मलीन, मिरांडा, छत्रकशिला और क्लीब। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पवन द्वारा निर्मित क्या हो जाएगा, छत्रकशिला हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें और भी चीजें हैं, उसको देख लेते हैं एक बार। तो पवन द्वारा जो निर्मित चीजें होती हैं प्यारे बच्चों, जो स्थलाकृतियां होती हैं, एक छत्रकशिला हो गया। तो छत्रकशिला कैसी होती है, ये मशरूम के आकार का, जैसे ये बन गया, ये ऐसे होता नहीं है, ये छत्रक हो ना, जिसका नाम से क्लियर है, छत्रकशिला। तो ये आपका हो गया। तो ये पवनों के द्वारा क्या होता है, जब आप रेगिस्तान में जाएंगे तो हवाएं जो उड़ती हैं, हवाएं जो तेजी से चलती हैं, तो एक जगह से बालू है या जो वहाँ की मिट्टी है, जो भी चीजें हैं, उड़ करके क्या करती हैं, आकर के दूसरे जगह पे इस तरीके का निर्माण करती है। नीचे थोड़ा कम हो जाएगा, ऊपर इस तरह से छतरी टाइप का बन जाएगा। तो स्थलाकृति क्या हो जाएगा, छत्रक शिला हो जाएगा। और दूसरा क्या है, वात गर्त, क्या है, और अलग से मैं बता रहा हूँ, वात गर्त, वात माने हवा, गर्त माने गड्ढा, ठीक है। तो इस तरीके से मान लीजिए कि यहाँ से चला, मान लीजिए ये आपका है जगह, और हवाएं तेज चली, हवाएं क्या हुई, चली, तो यहाँ से हवाएं, ये जो यहाँ का जो मटेरियल है, उड़ करके दूसरी जगह चला जाएगा, जब यहाँ से जाएगा तो ये पूरा कैसा रूप ले लेगा, गड्ढे का रूप ले लेगा, एक प्रकार का क्या हो जाएगा, यहाँ पे गड्ढे का निर्माण हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, ये गड्ढे का रूप ले लिया, तो इसी को बोलते हैं वात गर्त। तो जो कि पवनों द्वारा निर्मित स्थाकृतियों में आपका क्या हो जाएगा, छत्रकशिला तो हो ही गया, बता चुका हूँ, वात गर्त भी जाएगा। वात गर्त कैसे हुआ, इस तरीके से। और वात गर्त कहाँ बनता है, सहारा मरुस्थल में, कालाहारी में और मंगोलिया में, ठीक है। इसके बारे में चर्चा में किया हूँ, ठीक है। और भी है, जीवगेन है, क्या है प्यारे बच्चों, जीवगेन है, इंसलबर्ग है। तो जीवगेन जो होता है, ये आपका ये ढक्कनदार जिसे दवात होती है, दूसरे पेज पे ले लेते हैं, जीवगेन, ये भी आपकी परतदार स्थलाकृति होती है। और ये कैसा होता है, ढक्कनदार
दवात, दवात बनाते हैं ना इस तरीके से हम लोग, ये देखिए पहले जब पढ़ते थे तो ये दवात हो गया, ये आपका दवात हो गया। तो जीवगेन को, जो जीवगेन जो स्थलाकृति बनती है ये कैसी बनती है, ये मिट्टी का ही उड़ करके तेज हवाओं के माध्यम से ये दवात टाइप का जो स्ट्रक्चर बनाती है, इसी को क्या बोलते हैं, जीवगेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवगेन। एक है इंसलबर्ग, अगला क्या है, इंसलबर्ग। इंसलबर्ग, पहले नाम ले देते हैं, इंसलवर्ग, इंसलबर्ग, ठीक है। इंसलबर्ग है, ये ऊंचे ऊंचे टीले बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, खूब ऐसे ऊंचे 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 टीले बन जाएंगे। इस यहाँ से उड़ करके कहाँ चला गया, यहाँ पर आके खूब जमा हो गया, मजे के जमा हो गया, ये इस तरीके से जमा हो जाएगा, ठीक है। ये जमा हो जाएगा भाई साहब, तो टीला बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यही जो है आपका इंसलबर्ग है। क्या करते हैं, जब तेज हवाएं चलती हैं तो ये उड़ा करके मिट्टी वगैरह सारी चीज़ों को, ये बड़े बड़े टीले बन जाते हैं, तो इसको बोलते हैं इंसलबर्ग। और ये कहाँ पाया जाता है, ये कालाहारी जो मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है, साउथ अफ्रीका के बाद है, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बगीचों का शहर किसे कहा जाता है, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है, तो क्या बताएंगे, बेंगलोर को। चार ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग, बेंगलोर, मैसूर, उदयपुर, जयपुर। तो बगीचों का शहर किसे कहते हैं, बेंगलोर। बेंगलोर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक की राजधानी है, ठीक है बच्चों, ये जानते रहिए आप। मैसूर को क्या बोलते हैं, मैसूर को बोलते हैं चंदन नगरी। क्या बोलते हैं, चंदन नगरी। मैसूर को क्या बोलते हैं, चंदन नगरी, ठीक है। और कर्नाटक तो अब हुआ है राज्य, पहले मैसूर राज्य ही था, याद रखिएगा। कर्नाटक राज्य, ये जो कर्नाटक राज्य है ये बाद में बना है, इसके पहले पूरा क्या था, मैसूर राज्य के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और इसको नाम चेंज कब किया गया, 1973 में। 1900, एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, 1973 में मैसूर प्रांत या मैसूर जो था राज्य था, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, कर्नाटक। कब, 1973 में, ठीक है बच्चों। आइए अब आगे देखते हैं। उदयपुर के बारे में देख लेते हैं, उदयपुर पे क्या कहते हैं, ठीक है। तो उदयपुर पहले कहाँ स्थित है, तो पिछौला झील के तट पर है। कौन सा झील है भाई साहब, पिछौला, क्या नाम है, पिछौला या पिछौला जो भी कह लीजिए। जो आपका उदयपुर शहर है, एक आपका पिछौला झील है। कैसी झील है, बहुत सुंदर सी झील है, मैं तो गया हूँ, घूमा टहरा हूँ, आप लोग भी घूमिए जल्दी से नौकरी पा करके। तो उदयपुर जो कहाँ पर है, पिछौला झील के तट पर स्थित है, ठीक है। और ये जो उदयपुर को क्या बोलते हैं, ये राजस्थान का कश्मीर। और सबसे बड़ा फैक्ट कि आपको झीलों का शहर बोलते हैं उदयपुर को, आप जानते रहिए कि झीलों का शहर बोला जाता है, झीलों का शहर। बहुत सी झीलें वहां पर पाई जाती हैं। उदयपुर को क्या बोलते हैं, झीलों का शहर बोलते हैं। पिछौला झील के किनारे स्थित है। पूर्व का बेनिस कहते हैं, पूर्व का बेनिस कहते हैं, पूर्व का बेनिस कहते हैं। फिर से उदयपुर को क्या बोलते हैं, पूर्व का बेनिस बोलते हैं, पूर्व का बेनिस, वेनिस, बेनिस नहीं वेनिस, ठीक है। और यहीं पर एक आपका फतेह सागर झील पाई जाती है। कैसी झील पाती है प्यारे बच्चों, फतेह सागर झील। तो फतेह सागर झील का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो हमारे भारत का जो नक्शा है, जो हमारे भारत का नक्शा है प्यारे बच्चों, इस तरीके से जो ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है, जगह नहीं है ऐसे समझ जाइए। तो ये जो भारत का नक्शा है, तो एक्चुअली इसकी खासियत ये है फतेह सागर झील का, ये भी इंडिया का जो मैप का जो स्ट्रक्चर है उसी टाइप में ये निर्मित है, बनाया गया है। तो इस तरीके से बनाया गया। तो याद रखिएगा कि फतेह सागर झील, फतेह सागर झील, फतेह सागर झील जो है कहाँ पाया जाता है, उदयपुर में पाया जाता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कहता है जस्ट लाइक इंडिया मैप। बहुत मजा आएगा, वहां पर जाइए देखिए, ठीक है, घूमिए। चंद्रमा क्या है, ये देख लीजिए लास्ट। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा क्या है भाई साहब, उच्छल तारा है, तारा है, उपग्रह है। तो चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। किसका उपग्रह है, पृथ्वी का, ठीक है। सहारा किससे संबंधित है, सहारा नदी है कि रेगिस्तान है कि पहाड़ है कि घाटी है, तो कहा जाएगा मरुस्थल या रेगिस्तान, ठीक है। सहारा, ये सुब्रतो राय वाला सहारा नहीं है, ये सहारा है, ये रेगिस्तान वाला, ये मरुस्थल वाला, ठीक है। और देखें, चलिए
अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। 70 से अगले वीडियो में बात करेंगे। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा बच्चों। खूब मेहनत करिए और समझने का खूब प्रयास कीजिए आप लोग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।